मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कस्टम ड्यूटी और इंटरनेशनल ट्रेड, और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स रहेंगे और कुछ डेफिनेशंस हम करेंगे, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कस्टम ड्यूटी और इंटरनेशनल ट्रेड का आपस में क्या कनेक्शन है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से है। यानी जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान भेजते हैं बेचने के लिए, देन आप उसे एक्सपोर्ट कहेंगे, और अदरवाइज़ जब हम दूसरी कंट्री से सामान मंगवाएंगे देन इट इज़ नोन एज इम्पोर्ट, राइट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्योंकि अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और जो प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी है अपने देश में उसको दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के होगा, यानी कोई पाबंदी नहीं होगी, और एक तरह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अदरवाइज़ कुछ प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो पहले हम देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी लगाने के पीछे क्या रीज़न है। एक तो रीज़न है हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, यानी आय अर्न करना चाहते हैं, और दूसरा हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। दो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जानना। तो टैरिफ या कस्टम ड्यूटी जो है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को वो रेगुलेट कर सके और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सके, ठीक है। तो एक तरीके से एक टूल है सरकार के पास उसे कंट्रोल करने का। अब हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाने के पीछे क्या फ़ायदे हैं, तो दो फ़ायदे तो मैंने आपको अभी गिना दिए कि एक तो ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, तो इस देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस टू बी फॉलोड बाय इंपोर्ट बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस। दोनों तरह के बिज़नेस को कंट्रोल करता है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन से जो हमारा घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको राहत मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर हम हर चीज़ फ्री फ्लो कर दें या कोई भी रेगुलेशन कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, मतलब सरकार अगर इस तरह का रेगुलेशन हटा दे या कंट्रोल हटा दे, तो क्या होगा कि जो फॉरेन गुड्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एकदम ख़त्म कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, और किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोडक्ट के साथ क्या क्या अटैच्ड है। लेकिन हो सकता है फॉरेन गुड्स या फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से ज़्यादा चीप हों, ज़्यादा सस्ते हों, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हों, और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों जो बायर है वो फॉरेन गुड्स को प्रेफर करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बजाय, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो और हम कोई भी रेगुलेशन या कोई भी कंट्रोल इंडस्ट्री पे इस पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस पे ना लगाएं, या सरकार इस तरह का कंट्रोल नहीं रखे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ख़तरे में पड़ सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब वो घरेलू उद्योग धंधे जो अभी धीरे धीरे पनप रहे हैं, जिन्होंने अभी जन्म लिया है, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब ये लगा लो कि सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ इतनी जल्दी compete नहीं कर सकते। उनको पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही वो किसी के साथ कंपटीशन ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, राइट। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बिगड़ जाता है, वो माइनस में चला जाता है, वो डेफिशिट, उसे बोलेंगे डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट, जिसे आप वित्तीय घाटा कह सकते हैं। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, और ये एक तरीके से असंतुलन वाली स्थिति हो जाती है। इस असंतुलन को बचाने के लिए और ख़त्म करने के लिए ही इंपोर्ट पर ज़्यादा जैसे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं या ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा लिबरल कर सकते हैं ताकि इस असंतुलन से बचा जा सके।
इसके अलावा सर्व एज ए वेरी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। ऑब्वियसली सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत भी है ये, काफ़ी इसमें आय का सृजन होता है, यानी कि आय जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। कंजर्व स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। तो ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने के वजह के उद्देश्य से हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, रॉ मटेरियल है और जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे आप दुर्लभ रिसोर्सेज कह सकते हैं, वो धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जाते हैं, वो ख़त्म होते चले जाते हैं। तो एक तरह से वो चीज़ भी देश के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए अपने यहाँ के दुर्लभ साधनों को बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए भी हमें एक्सपोर्ट पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम डंपिंग। डंपिंग का मतलब ये होता है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है और जब एक कंट्री अपनी गुड्स को दूसरे कंट्री में वहाँ की डोमेस्टिक गुड्स के मुकाबले में सस्ती बेचता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर अपनी गुड्स जो है उनके वहाँ दूसरे कंट्री की लोकल मार्केट में अपनी गुड्स को सस्ता बेचेगा ताकि वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए, इसे हम डंपिंग कहेंगे। ठीक है, सो डंपिंग बात वही आ गई कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर सामने वाला अपनी चीज़ को आपसे सस्ता बेच रहा है तो डेफिनेटली आपको ख़तरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ कंट्री। तो अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यहाँ से शिफ्ट होगा, दूसरे कंट्री में जाएगा पेमेंट के लिए, तो हमारा जो रिज़र्व है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है और ये किसी भी देश की फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए ख़तरा है। राइट, डीमेरिट्स क्या हैं, यानी इसके क्या नुकसान हैं? नुकसान ये हैं कि कस्टम ड्यूटी लगाने से जो वस्तुएं जिस मूल्य पर हमें उपलब्ध हो सकती हैं उससे ज़्यादा मूल्य पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ड्यूटी साथ लग जाएगी, जब चार्ज साथ लग जाएगा, जब कोई और टैक्स कोई चीज़ ऐड हो जाएगी प्राइस में, तो वो प्राइस बढ़ जाएगा, तो कस्टमर को वो चीज़ पहले से ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा और ब्लैक मार्केटिंग। डेफिनेटली लोग इससे बचाने के लिए, इस ड्यूटी से बचने के लिए कुछ ना कुछ गलत तरीके भी अपनाएंगे, तो ये एक डीमेरिट है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन गुड्स आएँ और वो क्योंकि सस्ती हैं और वो अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि कस्टम ड्यूटी का प्रोविज़न है तो जाहिर सी बात है तो उससे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही। तो अगर इस तरीके का सीन है कि हमें वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए लेकिन कस्टम ड्यूटी की वजह से वो उतना फ़्लो नहीं हो पाता, राइट, तो इसलिए अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती, उतनी मात्रा में नहीं हो पाती जितनी फ्री फ्लो में हो सकती है। प्रोसीजर रिलेटेड विद कस्टम ड्यूटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कस्टम जो चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कस्टम के जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो ऑब्वियसली ये अपने आप में एक डीमेरिट आप कह सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। Now the next point is important terms and definitions under Customs Act 1962। तो कुछ वर्ड्स अब आपको दिखेंगे और बताए जाएंगे जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आगे आने वाले टॉपिक्स में वो बार बार जो है रिपीट होंगे, तो उसके लिए हमें इनका पहले मीनिंग क्लियर करना होगा। जैसे एयरक्राफ्ट का मतलब यहाँ पर एरोप्लेन से है या ग्लाइडर है या जो भी एयरशिप्स हैं, तो जिनसे ज़्यादातर जो सामान जो है वो एक जगह से, सामान भी और पैसेंजर्स भी जब एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर जाते हैं, तो जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है दैट इज़ एरोप्लेन, और उसे आप एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ बैगेज। बैगेज का मतलब यहाँ पर उस सामान से है जो पैसेंजर्स के द्वारा लाया और ले जाया जाता है, लेकिन उसमें मोटर कार्स यानी व्हीकल्स शामिल नहीं हैं। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब लोग सामान इधर से उधर लाते हैं तो उसे हम बैगेज, उनके साथ जो सामान होता है दैट इज़ नोन एज बैगेज। बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, राइट, और ये किसको प्रोवाइड किया जाता है, इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट
जो कि हम देंगे कस्टम अथॉरिटी को। कौन देगा? जो इम्पोर्टर होगा, जो इम्पोर्ट करेगा, वो कस्टम अथॉरिटीज़ को ये एक सर्टिफिकेट देगा जिसका नाम बिल ऑफ एंट्री होगा। और इस सर्टिफिकेट में वो उन गुड्स के बारे में बताएगा, उन गुड्स के बारे में पूरी डिटेल होगी, पर्टिकुलर्स होंगे जो गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं, और उस प्लेस का नाम भी होगा जहाँ से गुड्स इंपोर्ट की जा रही है। तो बिल्स ऑफ एंट्री इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट गिवन बाय द इंपोर्टर टू द कस्टम अथॉरिटीज़, राइट। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या है? इट्स एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है। नेगोशिएबल इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और नेगोशिएबल इसलिए हम इसको बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। सो हाँ, तो ये क्या कह रहा है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल है, और जब इसको दिया जाता है कैरियर को। कैरियर कौन है? जो सामान ला रहा है। जैसे अगर आप बाय प्लेन ला रहे हो, बाय एयर ला रहे हो सामान, या बाय कार्गो से ला रहे हो, शिप से ला रहे हो, तो जो भी लाने के लिए प्लेन या उसका इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कैरियर बोलेंगे। तो बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट जो कैरियर को दिया जाएगा फॉर गेटिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द केस ऑफ कार्गो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय एयर। तो यहाँ पर एयर से, बाय एयर अगर सामान इधर से उधर लाया जा रहा है तो कैरियर को ये बिल दिया जाता है। जो कैरियर का मतलब जो जिसके थ्रू सामान लाया गया है या भेजा जा रहा है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक द्वारा इशू किया गया स्टेटमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो बैंक डिलीवर करेगा। किसको करेगा? सेलर को करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि बैंक को ये इंस्ट्रक्शन किसने दी हैं? बायर ने दी हैं। बैंक बायर के बिहाफ पर, ठीक है, सेलर को पे करेगा। ओके, ऑब्वियसली बैंक के साथ बायर की अंडरस्टैंडिंग है, तो बायर की इंस्ट्रक्शन के आधार पर बैंक विल पे टू सेलर। अगर सेलर उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और इंश्योर करता है कि सामान जो है वहाँ से डिलीवर हो चुका है, और एक तरह से शिपमेंट, उसकी एविडेंस उसकी शिपमेंट के कि सामान जो है लोड हो चुका है और एक तरह से डिलीवरी के लिए रेडी है। तो ये कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके करने उससे रिलेटेड होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर, उसके लिए सेलर जब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिखाएगा तो बैंक फिर उसे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक प्रोवाइड करेगा, जिसमें सेलर को इंटीमेट किया जाएगा, सेलर को बताया जाएगा कि बायर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है हम आपको पे करेंगे, बायर के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम आपको पेमेंट देंगे अगर आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, या आपके दिखाए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, ठीक है। जो भी बिल होगा गुड्स की सप्लाई के लिए, और तो वो तभी होगा जब प्रेजेंट किए जाएंगे। लिखा हुआ है ना, ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे पहले, जो एविडेंस के आधार पर या एविडेंस के तौर पर हम देखेंगे कि गुड्स का शिपमेंट हो चुका है या नहीं, राइट। कोस्टल गुड्स का मतलब होता है जब इंडिया के अंदर ही एक पोर्ट से, एक बंदरगाह से दूसरी की बंदरगाह पर जब सामान जो है भेजा जाता है, उसे हम कोस्टल गुड्स कहेंगे। कस्टम एरिया और कस्टम स्टेशन, तो एक ऐसा एरिया, एक स्टेशन थोड़ा सा यूँ लगा लीजिए बड़ा रूप है, और एरिया उसका एक पार्ट है, जिसके अंदर कस्टम स्टेशन में जैसे कस्टम पोर्ट भी आता है, कस्टम एयरपोर्ट भी आता है। जैसे ये तो हो गया जैसे जब शिप से सामान आता है या जाता है, यहाँ है कस्टम एयरपोर्ट जो बाय एयर सामान का और आना जाना रहेगा, और लैंड कस्टम्स जो दूसरी तरीके का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रहेगा। तो स्टेशन का वो पार्ट जो जिस जगह पर सामान रखा जाता है जब तक कस्टम से क्लियरेंस नहीं मिल जाता, जब तक कस्टम अथॉरिटीज़ क्लियर नहीं कर देती तो सामान आप मूव नहीं कर सकते ना, आप सामान अपने घर नहीं ला सकते, आप सामान जो है शिप उसमें लोड नहीं हो सकता जब तक कस्टम से क्लियरेंस नहीं होती। तो जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक वो एरिया जहाँ पर सामान रखा जाता है, चाहे वो इम्पोर्टेड गुड्स हैं या जो इम्पोर्ट के लिए गुड्स हैं या एक्सपोर्ट के लिए गुड्स हैं। मान लीजिए गुड्स आपकी आ चुकी हैं, आपने यूके से गुड्स मंगाई हैं, आ चुकी हैं, लेकिन आपके घर तक कब तक नहीं आएंगी वो, अब तब तक आपने उस कस्टम स्टेशन के उस एरिया में रखी जाएंगी
जाएंगी जब तक आप अपनी ड्यूटीज़ वगैरह पूरी पे नहीं कर देते, तो उस एरिया में तब तक वो होल्ड पे रखी जाएंगी। ड्यूटीएबल गुड्स ऐसी गुड्स जिसके ऊपर ड्यूटी लगाई जानी है, हालांकि अभी लगाई नहीं गई है, ना ही पे की गई है। तो ड्यूटी का मतलब एक चार्ज है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाएगा। अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो एक्सपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश की सीमाओं के अंदर जो है सामान भेजना। एक्सपोर्ट गुड्स वो गुड्स जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है, और एक्सपोर्टर वो पर्सन जो एक्सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, जो ओनर है, जिसके भी आप पर गुड्स जो हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र की जा रही हैं, जिसके लिए की जा रही हैं। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, वेसल का मतलब यहाँ शिप से है, तो ऐसा शिप और या फिर ऐसा एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जिसको आप कह सकते हैं जो पैसेंजर्स या गुड्स को एक जगह से दूसरी, इंडिया से दूसरे कंट्री में ले जाने और ले आने का काम करते हैं। इसके अंदर ये 3 पार्ट्स और हैं कि एनी नेवल वेसल ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइज। तो इसमें इंडियन पोर्ट से या इंडियन एयरपोर्ट से एक जगह से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री के एयरपोर्ट पे और या दूसरे कंट्री की किसी पोर्ट पर जब आप जो व्हीकल सामान ले जाने का और पैसेंजर्स को ले जाने का काम कर रहा है, उसे हम फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट कहेंगे। इसमें नौसेना, जो नौसेना समझते हैं, नेवी जिसको आप कहते हैं, तो नौसेना का कोई जहाज़ जो फॉरेन गवर्नमेंट का है और किसी नौसैनिक गतिविधि में शामिल है, वो भी हो सकता है। और दूसरा कोई भी शिप जो फ़िशिंग के कारोबार में लगा है या किसी पर्टिकुलर कारोबार में लगा है, लेकिन इंडियन वाटर्स के इंडियन टेरिटरी के अंदर जो वाटर्स हैं उसके बाहर। और तीसरा कोई भी शिप और या एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो है जा रहा है फॉर एनी पर्पज़ व्हाट्सोएवर, जो भी कोई पर्पज़ रहेगा, तो ऑब्वियसली पर्पज़ जो है वो यही रहेगा कि या तो सामान लेकर जा रहा है या फिर वो पैसेंजर्स लेके जा रहा है। गुड्स की बात करें, गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब यहाँ पर वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड व्हीकल्स, इनसे भी है, गुड्स में ये भी आ रहे हैं, ठीक है। स्टोर्स का मतलब आप स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं, फ्यूल कह सकते हैं, जो जैसे हम अगर वेसल और एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें कोई भी स्पेयर पार्ट, जो भी इसके पार्ट्स होते हैं, वो सब इसके स्टोर्स में काउंट होते हैं। बैगेज का मतलब वो सामान जो पैसेंजर्स के द्वारा ले जाया जाता है। और करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, करेंसी का मतलब आप समझते हैं जिसके थ्रू लेन देन होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बिल्स ऑफ लीडिंग, वो क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी इसके अंदर आ सकती है। नेक्स्ट इज़ इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्टेड गुड्स। तो इम्पोर्ट का मतलब एक देश से दूसरे देश में जैसे इंडिया के अंदर आप यूके से सामान मंगवा रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब यहाँ इम्पोर्ट की रिपोर्ट से है, जिसमें ये बताया जाएगा कि क्या इम्पोर्ट किया जाएगा, क्या जा रहा है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेड गुड्स, जिन गुड्स का इम्पोर्ट किया गया है वो गुड्स को इम्पोर्टेड गुड्स कहेंगे। इम्पोर्टर वो पर्सन जो इम्पोर्ट करने का काम कर रहा है या जिसके बिहाफ पर जो है इम्पोर्ट किया जा रहा है। प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसके आने और जाने पर पाबंदी है, ठीक है। कुछ ऐसी गुड्स भी होती हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, दीज आर प्रोहिबिटेड गुड्स। और अगर ऐसी गुड्स हैं जो कुछ कंडीशन पूरी होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, वो प्रोहिबिटेड गुड्स में नहीं आएंगे। तो अगर कंडीशन के साथ गुड्स जा रही हैं तो वो प्रोहिबिटेड तो है नहीं, वो तो ये है कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया तो गुड्स रोक लेंगे, वरना अगर ओके है तो जाने देंगे। लेकिन प्रोहिबिटेड गुड्स वो होती हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टोर्स, जैसे मैंने अभी बताया, स्टोर्स का मतलब यहाँ पर वो गुड्स या वो फ्यूल है या स्पेयर पार्ट्स हैं जो किसी मशीनरी में लगते हैं, चाहे वो जहाज़ हो चाहे वो शिप हो। स्मगलिंग, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, आपने बड़ी हिंदी फिल्मों में सुना होगा। स्मगलिंग का मतलब तस्करी से है, और तस्करी का मतलब होता है कुछ गुड्स जिनको अनऑथोराइज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है और जो ज़ब्त की जा सकती हैं। अगर पकड़ी जाएं तो वो जो भी पुलिस या जो भी अथॉरिटी है, अगर वो
इसको कैच कर लेती है तो वो इसको जब्त कर सकती है। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब गोडाउन से है, जहाँ पर हम सामान रखते हैं। वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। वेयर हाउस गुड्स, वो गुड्स जो वेयर हाउस में रखी गई है। सो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको लगी होंगी कि आपने सुन रखी हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नई भी हो सकती हैं। सो ये कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।